नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। आज के अंक में हम बात करेंगे भारत में स्थापित की जाने वाली लाइगो लैब और बायोगैस प्लांट की। इसके अलावा चर्चा करेंगे अंतरिक्ष और इससे जुड़े रहस्यों पर। लेकिन सबसे पहले नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। खगोलीय घटनाओं को जानने के लिए भारत का बड़ा कदम, स्थापित की जाएगी लाइगो लैब। उज्जैन में होने वाले कुंभ मेले पर होगी वैज्ञानिकों की नजर। डेटा कलेक्शन द्वारा किया जाएगा भीड़ का परीक्षण। वेस्ट फूड को फिर से प्रयोग में लाने का नया आइडिया, तैयार किया गया बायोगैस। भारतीय मूल के वैज्ञानिक का ताजा शोध, सोलर सेल के लिए तैयार किया नोवेल मटेरियल। और खोज खबर में आपको लेकर चलेंगे अंतरिक्ष की सैर पर और बताएंगे क्या है इसके रहस्य। और अब खबरें विस्तार से। दुनिया भर के हजारों वैज्ञानिकों की मेहनत आखिरकार एक सदी बाद रंग लाई और गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज की जा सकी। सदी की इस महान खोज में भारत के 61 वैज्ञानिकों का अहम रोल रहा, जिनका ये मानना है कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज के साथ खगोल शास्त्र को एक नया आयाम मिला है। खगोलीय घटनाओं को और करीब से जानने की इसी कड़ी में भारत में अब लाइगो लैब की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए सैद्धांतिक रूप से सरकार द्वारा अनुमति मिल गई है। जल्द ही इसके लिए काम शुरू हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण तरंगों की ऐतिहासिक खोज ने ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने की दिशा में एक नया रास्ता खोल दिया है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर दुनिया में हो रहे प्रयोगों में अब भारत के अनुसंधानकर्ता भी बड़ी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर शोध के लिए मेगा विज्ञान प्रस्ताव लाइगो इंडिया को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। You need another detector on the other side of the earth. This is how, for example, our eyes work. If I look through one eye, I really can't know how deep something is. We have binocular vision. With both eyes, we try to figure out how far away something is, where something is. Similarly, we need two things that are very far away. So we are exactly opposite to America on the earth. And so is Australia, so is China. So that is why they said that we need to build something either in Australia or in China or in India. The three best sites we have, they all have local noise that is 10 times better than anywhere in America. Because America has a lot of earthquakes, you see, right? So that is why they are very interested that even though the equipment will be identical, the geographical site is much better in India. And so our chances of detecting more and more gravitational waves with identical equipment is better in India than in America. इस परियोजना के प्रस्ताव को लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया यानी लाइगो इंडिया का नाम दिया गया है। ये परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की संयुक्त परियोजना है। इसका मकसद है भारत में ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी की स्थापना करना। इसके तहत अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन की लाइगो लेबोरेटरी की मदद ली जाएगी, जिसका संचालन कैलटेक और MIT के हाथों में है। लेबोरेटरी की मदद से किसी समतल इलाके में अल्ट्रा हाई वैक्यूम में 8 किलोमीटर लंबी बीम ट्यूब लगाई जाएगी। The two advanced LIGO detectors in the US, they are of course very sensitive, but they are not like telescopes. All they can do is to detect these signals and measure a time delay between them, which means if there are only two detectors, you cannot locate the source, the astrophysical source, very accurately on the sky. You need at least 3 detectors in a triangle, which means the third advanced LIGO-like detector should be somewhere on the Earth. Now the only plan for an advanced LIGO-like detector with the same sensitivity is the LIGO India project plan. There are of course other detectors like Virgo, Kagra and so on, but they are slightly different from advanced LIGO detectors in their sensitivity and so on. So we think that if the LIGO India detector comes up,
in a reasonable time, that will play a very crucial role in gravitational wave astronomy. And that's really our interest in pushing that project with several people working together here. इस परियोजना से भारत में गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर शोध कर रहे अनुसंधानकर्ताओं को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथ ही इससे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को ब्रह्मांड को और करीब से समझने का मौका मिलेगा। इस परियोजना को न सिर्फ भारतीय छात्रों और युवा वैज्ञानिकों के लिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने के अभूतपूर्व मौके के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि इससे देश में निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे उद्योगों को भी बड़ा मौका मिलेगा। भारत में कुंभ मेले का आयोजन प्राचीन काल से होता आ रहा है। इस मौके पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की इस भीड़ को नियंत्रित करना एक मुश्किल काम होता है और साथ ही भगदड़ का भी खतरा बना रहता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों के एक दल ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसमें डेटा कलेक्शन और अन्य तकनीकों द्वारा भीड़ के व्यवहार को समझा जा सकेगा और किसी भी आपदा से निपटा भी जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्रीज भी शामिल हैं। तेजी से बढ़ती आबादी की वजह से बड़ी भीड़ को नियंत्रित करना एक मुश्किल चुनौती है। खासकर भारत जैसे देशों में ये चुनौती ज्यादा बड़ी है, जहां कुंभ मेले के दौरान इतनी बड़ी तादाद में लोग जुटते हैं। ऐसी भीड़ में भगदड़ मचने या किसी हादसे की आशंका हमेशा बनी रहती है। ऐसे में सुरक्षा प्रबंधकों के लिए जरूरी है कि वो भीड़ के बारे में सही वक्त रहते ठीक आकलन और अनुमान लगा सकें। इस मुश्किल चुनौती का बीड़ा उठाया है बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और IIT कानपुर ने, जिनकी मदद कर रही हैं दुनिया के कुछ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और औद्योगिक प्रतिष्ठान। इसके तहत प्रायोगिक तौर पर इस साल उज्जैन में होने वाले कुंभ मेले के दौरान आंकड़े जुटाए जाएंगे। ये दल कुंभ मेले में आने वाली भीड़ को ट्रैक करने के लिए वायरलेस ब्रेसलेट्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, सेल फोन और CCTV के जरिए आंकड़े इकट्ठा करेगा, जिसके आधार पर भीड़ के बर्ताव का अध्ययन किया जाएगा। But we have often seen in the past that many times there are crowd risk situations of crowd risk, stampede, etc., and because of which people die in such kind of holy and religious events. So this project is all about how do we use big data analytics to manage crowds more intelligently and in such a way that the crowd risk in such kind of events is reduced. इस परियोजना का मकसद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कारगर उपाय तलाशना है, जिसके लिए ट्रैकिंग डिवाइस डिजाइन करने से लेकर उन्नत कंप्यूटेशनल मॉडल तक विकसित किए जाएंगे, ताकि भीड़ के बारे में सही अनुमान लगाया जा सके। इस काम में कई चुनौतियां हैं, जैसे इतनी बड़ी भीड़ को अनजान और अनियंत्रित हालात में ट्रैक करना, गणन कर सकने लायक भीड़ के सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों को समझना और बिल्कुल सटीक मॉडल विकसित करना, ताकि वक्त आने पर बेहतर समाधान मिल सके। So if such a thing, alertness can come 20 minutes or 30 minutes in advance, that's what our aim is. Then it can be quickly transmitted to the event organizers to see that they take immediate preventive measures like diverting the crowd or some other kinds of possible ways. इस विशाल डेटा प्रोजेक्ट को 3 साल के अंदर में पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। शोधकर्ताओं को भरोसा है कि इस अध्ययन से बड़े मौकों पर भीड़ के बर्ताव को समझने में बड़ी मदद मिलेगी, जिसके आधार पर प्रबंधन और इवेंट मैनेजर बड़ी से बड़ी भीड़ को सुरक्षित तरीके से नियंत्रित कर सकेंगे।
बचे हुए खाने का आप क्या करते हैं? या तो आप उसे फेंक देते होंगे या फिर जानवरों को खिला देते होंगे। लेकिन पुणे के रहने वाले एक शख्स ने एक ऐसा प्लांट तैयार किया है जिसमें फूड वेस्ट को डालकर बायोगैस तैयार की जा सकती है। कैसे? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि घरों में खाना ज्यादा बन जाए या बच जाए तो हमें समझ नहीं आता कि उसका क्या किया जाए। ऐसे में या तो खाने को फेंक दिया जाता है या फिर पशुओं को खिला दिया जाता है। लेकिन क्या हो अगर बचे हुए खाने से फिर से कुछ तैयार किया जा सके? ऐसा ही विचार पुणे निवासी श्री गोपाल लेले के मन में भी आया, जिसके बाद उन्होंने बायोगैस प्लांट तैयार किया है। इस प्लांट को उन्होंने अपनी घर की छत पर ही 2 प्लास्टिक की टंकियों की मदद से बनाया है। प्लांट में 100 किलो गोबर मिलाकर रखी गई है। वहीं टंकी में वेस्ट फूड को डालने के लिए इनलेट और पानी बाहर निकालने के लिए आउटलेट बनाया गया है। एक बाल्टी वेस्ट फूड और पानी को इनलेट द्वारा टैंक में डाला जाता है, जिसके बाद तैयार गैस ऊपर की टंकी में इकट्ठा हो जाती है और फिर सामान्य पाइप की मदद से घरेलू गैस के रूप में उपयोग में लाई जाती है। खास बात यह भी है कि प्लांट से निकला हुआ पानी बर्बाद नहीं होता, बल्कि पौधों की सिंचाई में काम आता है। ठीक तरह से देखभाल करने पर इस प्लांट से बदबू भी नहीं आती, यानी कि ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। मेरे एक दोस्त से मेरे को ये इंस्पिरेशन मिला बायोगैस बनाने का। उनके यहाँ मैंने देखा था, मुझे भी मालूम था, लेकिन मैंने करा नहीं था। अब मैंने ये करके लगभग 6 साल हो गए, आराम से चल रहा है। और होटल से जाके उनका जो वेस्ट फूड होता है बाहर रखते हैं, जो टनों वाली उठा के ले जाना पड़ता है, उसको लेके आता हूँ एक बाल्टी भर, वो 15 दिन तक चलता है। और इससे मेरा घर का रसोई वगैरह बन जाता है। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, एक दफ़े सुबह काम कर दिया तो हो जाता है बराबर। पेशे से इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियर श्री गोपाल लेले को इस प्लांट को बनाने की प्रेरणा अपने दोस्त से मिली। उनका ये प्लांट पिछले 6 सालों से अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। श्री गोपाल लेले द्वारा तैयार किया गया ये बायोगैस प्लांट वेस्ट फूड की समस्या को तो कम करता ही है, साथ ही स्वच्छ वातावरण बनाए रखने का भी संदेश देता है। भारत समेत पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी को उपयोग में लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ऐसे में सोलर एनर्जी का उत्पादन करने वाली तकनीकों का विकास भी बेहद जरूरी है। इसी दिशा में सफलता हासिल करते हुए भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णन राजेश्वर ने एक ऐसा मटेरियल तैयार किया है जो सोलर सेल को न सिर्फ चार्ज करता है, बल्कि ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को भी कम करता है। भारतीय मूल के एक केमिस्ट डॉक्टर कृष्णन राजेश्वर ने सौर ऊर्जा सेल्स के लिए एक नया पदार्थ विकसित किया है। डॉक्टर कृष्णन राजेश्वर टेक्सास यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री के एक जाने माने प्रोफेसर हैं। इसके अलावा वे यूनिवर्सिटी के रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र के सह संस्थापक भी हैं। डॉक्टर राजेश्वर और उनकी टीम ने सौर सेल के लिए एक नया हाई परफॉर्मिंग मटेरियल तैयार किया है, जो सूरज के प्रकाश का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मेथनॉल और हाइड्रोजन जैसे ईंधन में बदल देता है। इस तकनीक में अल्ट्रा लॉन्ग कार्बन नैनो ट्यूब नेटवर्क्स पर आधारित नए हाइब्रिड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर कॉपर ऑक्साइड नैनो क्रिस्टल्स की कोटिंग होती है। इससे पैदा होने वाले ईंधन का इस्तेमाल कारों, घरेलू उपकरणों या बैटरी में ऊर्जा संचित करने के लिए किया जा सकता है। ये नई तकनीक न सिर्फ बेहद सुरक्षित, स्थिर, कुशल और सस्ती है, बल्कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को रोकने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राजेश्वर और उनकी टीम के योगदान को केम इलेक्ट्रो और केम यूरो और मटेरियल केमिस्ट्री की पत्रिका में प्रकाशित किया गया है।
और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे वापस विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया में चल रही वैज्ञानिक हलचलों को जानने के लिए चलिए देखते हैं साइंस एक्सप्रेस। एक दिलचस्प खोज में वैज्ञानिकों ने माइक्रोब्स के एक नए समूह को पता लगाने में सफलता पाई है, जो धरती के अंदर काफी गहराई में पाए जाते हैं। हेडेसार्केइया नाम के इस समूह को येलोस्टोन के गर्म झरने के पास खोजा गया, जहां ये बिना प्रकाश और ऑक्सीजन के जीवित रहते हैं। इन माइक्रोब्स को सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है और इनकी पहचान जीनोम सीक्वेंसिंग विधि से की गई। पर्यावरण के मुद्दे पर लोगों तक पहुंचने और जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार ने हाल ही में पर्यावरण सूचना प्रणाली यानी एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल की शुरुआत की है। ये पोर्टल नेशनल इंटरैक्शन कम इवैल्यूएशन वर्कशॉप के उद्घाटन के दौरान शुरू किया गया। ये पोर्टल पर्यावरण के मुद्दे को वैज्ञानिक तरीके से लोगों के बीच पहुंचाने का काम करेगा। एक बेहद दुर्लभ खोज में शोधकर्ताओं ने डोमिनिकन रिपब्लिक में एक प्राचीन जहरीले फूल का जीवाश्म पाया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये फूल कम से कम 2 से 3 करोड़ साल पुराना है। इसे स्ट्रिक्नोस इलेक्ट्राइन नाम दिया गया है। इस फूल में बेहद जहरीले यौगिक पाए जाते हैं और ये उस समूह का हिस्सा है जो स्ट्रिक्नाइन और क्यूरेरर जैसे जहर का स्रोत है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज ने आज पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को रोमांच से भर दिया है। खगोल शास्त्र को मिली इस नई दिशा द्वारा वैज्ञानिक ऐसी बहुत सी चीजों का पता लगा पाएंगे जिनके बारे में पहले कभी सुना या देखा नहीं गया है। वहीं इस खोज ने आम लोगों में भी अंतरिक्ष और इससे जुड़े रहस्यों को जानने की जिज्ञासा को बढ़ा दिया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के अपने सेगमेंट खोज खबर में हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर और जानेंगे अपने इस विशाल अंतरिक्ष के बारे में। ब्रह्मांड और इसका अनंत विस्तार, जिसमें समय और स्पेस और इसके सभी अवयव मौजूद हैं। ब्रह्मांड के रहस्यों ने इंसानों को हमेशा से चमत्कृत और प्रोत्साहित किया है। इसे जानने की उत्सुकता आर्यभट्ट के समय से लेकर गुरुत्वाकर्षण तरंगों तक की हालिया खोज तक जारी है। प्राचीन समय में माना जाता था कि ब्रह्मांड केवल पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और दिखाई देने वाले तारों से ही मिलकर बना है। तकनीकी विकास और गैलीलियो के बनाए टेलीस्कोप जैसे यंत्रों के विकास से सौर मंडल, ग्रहों, उपग्रहों, तारों, आकाशगंगा, ब्लैक होल्स, डार्क मैटर और इंटरगैलेक्टिक स्पेस के बारे में हमारी समझ विकसित हुई है। हमारी वर्तमान जानकारी के मुताबिक दिखाई देने वाले ब्रह्मांड का व्यास करीब 28 अरब पार्सेक्स है, जो कि वर्तमान समय के अनुसार करीब 91 अरब प्रकाश वर्ष के बराबर है। असीम ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं, नक्षत्र, ग्रह आदि इतनी दूरी पर स्थित हैं कि उन्हें दूरी के सामान्य मात्रकों में नहीं मापा जा सकता। इसमें दूसरे मात्रकों जैसे पार्सेक और प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को कहते हैं। हम अभी तक पूरे ब्रह्मांड के आकार का अनुमान नहीं लगा पाए हैं और विशेषज्ञों के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड सीमित या असीमित भी हो सकता है। अंतरिक्ष विज्ञान के विकास के साथ साथ ब्रह्मांड के स्वरूप और विकास को लेकर कई वैज्ञानिक सिद्धांत सामने आए। पुराने ग्रीक और भारतीय दार्शनिक ब्रह्मांड के उस मॉडल पर भरोसा करते थे जिसमें धरती ब्रह्मांड के केंद्र में मानी जाती थी।
निकोलस कॉपरनिकस के हीलियोसेंट्रिक मॉडल, जिसके मुताबिक सूर्य हमारी सौर प्रणाली के केंद्र में है, और जोहान्स केपलर के ग्रहों की चक्रीय गति के मॉडल से ब्रह्मांड के बारे में और बेहतर समझ विकसित हुई। वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का सबसे बेहतर सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी को माना जाता है। इस सिद्धांत के मुताबिक ब्रह्मांड के सभी तत्व एक बेहद सघन पदार्थ से बने हैं, जो करीब 13.799 अरब साल पहले हुए एक बड़े विस्फोट से पैदा हुए। इस तरह बने सभी तत्वों में एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा और पदार्थ होते हैं। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मॉडल है यूनिवर्स के क्रिएशन का एट प्रेजेंट, वो है बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी में कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है। एक है इन्फ्लेशन, जैसे यूनिवर्स का एज जब 1 सेकेंड से बहुत कम था, एक बहुत ही रैपिड एक्सपेंशन का पीरियड था, यूनिवर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया उस टाइम। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड ठंडा हुआ, जिससे सब एटॉमिक पदार्थों का निर्माण हुआ और इन्हीं से बाद में सामान्य अणु बनकर तैयार हुए। इन शुरुआती तत्वों के बड़े बादल बाद में गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में जुड़े, जिससे ग्रह और तारे बने। बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है और इस प्रक्रिया को रेड शिफ्ट कहा जाता है। सबसे रोचक बात यह है कि इन तमाम खोजों के बावजूद ब्रह्मांड की ऊर्जा और पदार्थों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अनजान है, जिसे हम डार्क एनर्जी और डार्क मैटर कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगों के हालिया खोज से ब्रह्मांड को समझने की दिशा में नई वैज्ञानिक सोच को बल मिला है। अनुमानों के मुताबिक गुरुत्वाकर्षण तरंगे करीब 1.3 अरब साल पहले 2 ब्लैक होल्स के मिलने से पैदा हुई। गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज के दौरान ये दावा किया गया कि पहली बार ब्रह्मांड हमसे बातें कर रहा है, लेकिन ब्रह्मांड कई तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के जरिए पहले भी अपने संदेश भेजता रहा है। जहां रेडियो तरंगे अपने स्रोत की संरचना के बारे में जानकारी देती हैं, वहीं ब्रह्मांड से आने वाली एक्स-रे और इंफ्रारेड तरंगे खगोलीय तत्वों की उम्र और आकार का अंदाजा लगाने में हमारी मदद करती हैं। इस बारे में गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज नए आयाम जोड़ती है और इससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े रहस्यों को समझने की नई दिशा मिलती है। ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी से क्या होगा, हम लोग बहुत सारे ब्लैक होल देखने के बाद, मान लेते हैं कुछ सालों के बाद हम लोगों के पास बहुत सारा आइडिया आएगा कि अच्छा इतने सारे ब्लैक होल है, कितने का मास, जैसे 10 सोलर मास का इतने ब्लैक होल है, 20 सोलर मास का इतने है। फिर उससे हमें थोड़ा सा आइडिया और भी क्लियर होगा कि कितने ब्लैक होल्स होंगे और किस तरीके से ये शुरू हुआ है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जानकारी भविष्य में विशेषज्ञों को ब्रह्मांड के वास्तविक आकार और उम्र का पता लगाने में मदद करेगी। साथ ही इसमें मौजूद डार्क मैटर और ऊर्जा के बारे में बेहतर समझ विकसित हो सकेगी। तो उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक और सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीक की ताज़ा हलचलों के साथ अगले हफ्ते एक बार फिर होंगे हाजिर, इसी वक्त इसी चैनल पर। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।